हम आज डिस्कस करेंगे सबसे पहले इसमें आपका अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट इसको किया गया था रदरफोर्ड के सजेशन के बाद। किया किसने था इसको? गीगर एंड मार्शल। दो साइंटिस्ट का नाम आता है इसमें, रदरफोर्ड तो आपके ठीक मेन थे। इनके सजेशन पर इनके दो विद्यार्थी थे जो बीएससी कर रहे थे, मतलब का पूरा नहीं हो पाया था अभी। गीगर मार्शल दो थे, गीगर एंड मार्शल, एच गीगर एंड ई मार्शल, दो थे। ये बात है तकरीबन 1911 की। इनका आइडिया था, इनके दो विद्यार्थी थे जो ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं इनके बताए हुए तरीके से। इनकी लैब थी, ये पूरा हिस्ट्री है दिया हुआ है स्टार्टिंग में, साफ साफ पढ़ लेना आप आराम से कि क्या आइडिया था, क्या करना था। पूरा जो विचार था वो किसका था? रदरफोर्ड का था। कर कौन आता उसको? गीगर और मार्शल। अब कहीं कहीं तो एग्जाम में आपका पूछता है रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल मॉडल बताओ, स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट कौन सा है। कहीं कहीं केवल इसका नाम ना दे करके इसका नाम आता है, गीगर मार्शल अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक, तो इनमें से तीनों नाम आ जाए या दो नाम आ जाए या ये अगला नाम आए, सबका मतलब एक ही। तो ये एटम की जानकारी को पता करने के लिए, उसके बारे में थोड़ा और डिस्कस करने के लिए किया जाने वाला सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट आपका ये रहा। इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया कि एक उन्होंने रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो एनसीईआरटी में दिया गया है उसका नाम है बिस्मिथ। ये कौन सा एक्सपेरिमेंट क्या है? ये बिस्मिथ नाम का एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जिसको इस केस में सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल कहा गया है। ये लेड के चैम्बर में रखा गया है। लेड, इट इज LEAD, लेड बॉक्स है या लेड का चैम्बर कह सकते हैं। इनमें से बहुत ही आपका छोटा सा होल किया गया है। लेड का चैम्बर क्यों है? क्योंकि लेड के पास एक क्वालिटी ये होती है कि वो रेडियो एक्टिव जो रेडिएशन होते हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेता है। कोई खतरनाक तो होते ही नहीं, इनमें से जो यहाँ पे निकलेगा ये उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। केवल यहाँ से जो रास्ता है, यहाँ से वो जो अल्फा बीटा गामा जो निकलेंगे रेडिएशन, तो यहाँ से वो निकल सकते हैं। बाकी ये क्या करेगा? उसको खा जाएगा, उसको मतलब उसको निकलने यहाँ से नहीं देगा, उसका एब्जॉर्ब करता रहेगा। इसको आप बोल सकते हैं अल्फा पार्टिकल सोर्स या कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट, या इसका नाम दिया हुआ है साफ साफ बिस्मिथ, जो उन्होंने यूज किया था अपने एक्सपेरिमेंट में। क्या था? बिस्मिथ था। अब चूंकि यहां से निकलने वाली लाइट जो इसके अल्फा पार्टिकल से वो ऐसे भाग सकते हैं, इनको एक ही स्ट्रेट लाइन में मूव कराने के लिए क्या जुगाड़ किया गया? यहां पर लगाए गए फिर लेड के ब्रिक्स लगा दिए। ये क्या है तुम्हारी? ये कर देते हैं, ये आपकी लेड की ब्रिक्स हैं। इनका काम क्या है कि जो ये साइड में जो रेडिएशन जा रहे थे, जो अल्फा पार्टिकल भाग रहे थे साइड में, उनको फिर एब्जॉर्ब कर लिया। इनका केवल एक ही उद्देश्य था कि यहां से निकलने वाले अल्फा पार्टिकल्स को एक स्ट्रेट लाइन में, एक थिन बीम की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इसको आप बिल्कुल इसके थोड़ा पास से भी उड़ा सकते हैं ताकि आपको ये रखेंगे। अब यहां से क्या हो गया भाई? जो अल्फा पार्टिकल दाएं भाग रहे थे क्या हो जाएंगे? रुक जाएंगे। केवल कौन से भाई जाएंगे? सीधे। इस प्रोसेस का नाम है कॉलिमेटेड। कॉलिमेट किया गया है इन अल्फा पार्टिकल्स को। किसी भी चीज को एक थिन बीम में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है इसका नाम क्या है? कॉलिमेशन। तो इसको कॉलिमेट किया गया है। अभी तक क्या काम किया गया है? लेड को क्यों लगाया गया आपको? अल्फा पार्टिकल को एब्जॉर्ब करने के लिए। और ये ब्रिक्स को क्यों लगाया गया है? उसको एक थिन बीम का फॉर्म देने के लिए यूज किया गया है लेड ब्रिक्स। अब इसके सामने
एक बहुत ही पतली गोल्ड की फॉइल को रखा गया है। ये क्या है, एक आप यहाँ पर एक किसी स्टैंड के बीच में बहुत ही पतली सी गोल्ड की एक थिन शीट को रख दिया गया है। इसकी थिकनेस अप्रोक्सीमेटली है 2.1 10⁻⁷ मीटर। जितनी पतली शीट वो कर सकते थे। हाईली मेलेबल मेटल कौन सा होता है? गोल्ड में लिया। तो इस गोल्ड की ये बहुत ही बारीक सी शीट को उन्होंने यहाँ पे बना के, ये इतनी पतली है कि दिखाई भी नहीं दे रही साहब, समझ रहे हैं? ये लगभग कैसी है, ट्रांसपेरेंट जैसी शीट आपको दिखाई दे रही है। ये इतना पतला कर लिया गया जितना वो पतला कर सकते थे, और ये एज्यूम कर लिया उन्होंने कि ये इतना पतला है कि इसमें गोल्ड के एटम्स हैं, उनकी केवल इसमें एक ही लेयर हम एज्यूम कर सकते हैं। क्या एज्यूम किया गया है? गोल्ड के एटम्स ही जो उसमें कैसी लेयर है, एक ही लेयर है। इसको बंद कर दिया गया एक चैम्बर के अंदर। ये पूरा सिस्टम कहाँ बंद कर दिया उन्होंने? एक चैम्बर बंद कर दिया, और यहां पर एक स्क्रीन लगा दी। ये बिल्कुल इसमें एक टिनी होल है जो सामने से आ रहा है, बाकी पूरा कैसा है, बंद है। इस पर एक पॉलिश कर दी साहब, अंदर जिंक सल्फाइड की पॉलिश कर दी। ZnS क्यों कर देगी पॉलिश? ताकि उस पर अल्फा पार्टिकल टकराएगा तो वहां पे हल्की सी चमक उत्पन्न आपको हो जाएगी। वो चमक बहुत ही हल्की होती है, इतना नहीं है कि सब उसको आप आंखों देख सकते हैं। गोल्ड का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 79 है। और ये क्या जा रहा है? अल्फा पार्टिकल। यहां से अल्फा पार्टिकल के बारे में सबको जानकारी है। ये क्या होता है? हीलियम का न्यूक्लियस। मतलब इसमें आपके 2 प्रोटॉन होते हैं, 2 इसमें आपके न्यूट्रॉन होते हैं। ये है आपका अल्फा पार्टिकल। इसका चार्ज आपका हो जाएगा +2Q। गोल्ड का जो एटम है वो अल्फा पार्टिकल की तुलना में तकरीबन 50 गुना ज्यादा हैवी होता है। अप्रोक्सीमेटली 50 टाइम्स हैवियर होता है गोल्ड का एटम। दूसरी बात, जब यहां से अल्फा पार्टिकल यहाँ पे जाएंगे, इसको पार करेंगे, यहाँ पे कहीं टकरा रहे थे वो, तो उस चमक को देखने के लिए एक डिटेक्टर भी लगाया गया था। ये क्या है? डिटेक्टर। इसको एनसीईआरटी में बोला गया है माइक्रोस्कोप डिटेक्टर। कैसा है? माइक्रोस्कोप डिटेक्टर। इससे वो अलग अलग जगह पर जा करके देख रहे हैं कि वो फ्लैश कितनी हैवी है, कितनी स्लो है, और वो अल्फा पार्टिकल जा रहे हैं वो कितने जा रहे हैं, वो काउंट भी ये आपका कर रहा है कि जो मान यहाँ पे चमक से उत्पन्न हुई तो वो चमक कितनी है साहब, इतनी हैवी चमक है, उसमें कितने अल्फा पार्टिकल्स का स्ट्राइक हुआ होगा स्क्रीन पर, वो सब काम कौन कर रहा है? ये डिटेक्ट कर रहा है। डिटेक्ट भी कर रहा है, देख भी रहा है, और काउंट भी कर रहा है कितना है। तो इसका नाम आप लिख सकते हैं डिटेक्टर, अल्फा पार्टिकल काउंटर बोल सकते हैं, या माइक्रोस्कोप इसको बोल सकते हैं, जो मर्जी आप इसमें आप बोल सकते हैं। अब जो अल्फा पार्टिकल यहां से जा रहे हैं, जब ये एक्सपेरिमेंट किया गया तो सबसे ज्यादा चमक उत्पन्न हुई बिल्कुल ठीक पीछे। समझ रहे हैं? ये डाटा एनसीईआरटी का है कि 99.86% अल्फा पार्टिकल्स, कितने देख रहे हो, लगभग समय बिल्कुल सीधे चले गए। यहां पे जो डिफ्लेक्शन हुआ है वो कितने में हुआ है? 0.14% अल्फा पार्टिकल्स अपने रास्ते से भटक गए। ये बहुत मेहनत काम रहा होगा। ये डेटा एक बार में नहीं मिला होगा उन्हें, कम से उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट कई बार रिपीट किया होगा। ये डेटा 100% भी पहुंच गया होगा एक बार तो, है ना? तो ये जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो अपने रास्ते से भटक गए। भटके कैसे हैं? ये इनका है स्ट्रेट लाइन पाथ। अब जो अल्फा पार्टिकल्स अपने इस रास्ते से जो भटके हैं, इस एंगल का नाम दिया जा रहा है एंगल ऑफ स्कैटरिंग। स्कैटरिंग एंगल। ये नापा कहां से जा रहा है भाई? स्ट्रेट लाइन से, गोल्ड की फॉइल के बाद से पीछे से नापा जा रहा है ऐसे। तो ये एंगल आपका, इसकी बात करेंगे तो 99 डिग्री हो जाएगा, पीछे की बात करेंगे तो 180 हो जाएगा, सीधे के लिए 0 हो जाएगा। ठीक, ऊपर भी चलेगा, ये सीधा होगा 90 डिग्री, इधर आपका 180 डिग्री। मतलब इसको आप ऐसे भी नाप सकते हैं और ऐसे भी नाप सकते हैं।
ये जो घटना है उन्होंने एज्यूम कर ली कि जो ये स्ट्रेट लाइन जो बीच में ड्रॉ की गई है इसके दोनों तरफ कैसी है, सिमेट्रिक पोजीशंस में है। जो घटना नीचे घट रही होगी वो घटना आपके ऊपर भी घट रही होगी। ठीक, ये दो कहानी है। अब वो क्या देखते हैं, तकरीबन 8,000 अल्फा पार्टिकल में से कोई एक अल्फा पार्टिकल 90 डिग्री से ज्यादा एंगल पर स्कैटर्ड हो गया। मतलब समझ में आई बात, किधर गया होगा वो? हाँ, इस लाइन से पीछे इधर को जो आए हैं ये कौन से वाले हैं, तकरीबन 8,000 में से एक। और एक और बात उन्होंने देखी कि जो कुछ अल्फा पार्टिकल तो ऐसे भी थे जो वापस से लौट करके आ गए, जिनका स्कैटरिंग एंगल कितना रहा, अप्रोक्सीमेटली 180 डिग्री। जीरो वाले थे, ये कैसे हैं, जीरो वाले। तो जब एक आध अल्फा पार्टिकल जो बाउंस बैक हुआ है वापस से, वो कितने में से, उसका डेटा दिया है एनसीईआरटी ने 1 in million। तकरीबन 1 मिलियन बराबर कितने होते हैं, 10 लाख मिलियन, 1 लाख। चलो 1 लाख में से कोई एक पार्टिकल किधर गया, वापस से। इसमें हमारा कोई यूज नहीं है कि जो डेटा रदरफोर्ड ने दिया है और एनसीईआरटी ने प्रिंट किया है वो डेटा है। ठीक है जी। तो ये जो वापस से आ रहे हैं कितने, तकरीबन 1 लाख में से एक पार्टिकल कैसा है जो वापस से टकरा कर आ गया। कुछ कैसे हैं, ये पूरी कहानी किसकी है, इसकी है। 1/8000 वो कहां जा रहा है, पीछे, मतलब 90 एंगल से ज्यादा पर। बाकी सब कैसे हो गए, सीधे। इनको मतलब लगभग हर जगह यहां से लेकर के पूरी स्क्रीन पर अलग अलग जगह पर उनको मिल रहे हैं, फ्लैशेस मिल रहे हैं, काउंट कर रहे हैं और देख रहे हैं किस जगह पर कितना, किस किस एंगल पर कितने अल्फा पार्टिकल्स पहुंच रहे हैं। उन्होंने 0 एंगल से लेकर के 180 एंगल तक हर जगह पर अपना ये डिटेक्टर लगाया और काउंट किए अल्फा पार्टिकल्स। और काम बड़ा काम है भाई, 0 डिग्री पर रखा, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री पूरा कर रहा है एक्सपेरिमेंट, यहां तक मिलियन तक नाप लिए, सब काउंट भी कर रहे हैं, सब काम कर रहे हैं। तो 2 काम कर रहे हैं वो, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स जो थीटा एंगल पर जाकर के मुड़ रहे हैं, कितने अल्फा पार्टिकल्स हैं वो सब काउंट कर रहे हैं। तो यहां पर क्या एक और चीज है, ये पूरा कहां रखा हुआ है, वैक्यूम में बन रही है। ये पूरा जो सिस्टम है कहां बन रहा है, वैक्यूम में। तो इस एक्सपेरिमेंट में अभी तक उन्होंने क्या क्या चीज देख ली, इतने % अल्फा पार्टिकल गए सीधे, तकरीबन 0.14% अल्फा पार्टिकल्स में हुआ डिफ्लेक्शन। इनमें भी 90 डिग्री से ज्यादा एंगल पर स्कैटर्ड होने वाले अल्फा पार्टिकल कितने थे, कितने में से 8 तकरीबन। अच्छा, जो बाउंस बैक हुआ है 1 लाख में से कोई 1 मिलियन में से कोई एक पार्टिकल बाउंस बैक हुआ। अब ये जैसे ही बाउंस बैक हुआ, ये निकल के भागा, वो सीधे गए। इसके बेस पर जो गीगर और मार्सन ने पूरा जो डेटा इकट्ठा किया रदरफोर्ड के पास ले गए। तब ये हुआ हमारा एक्सपेरिमेंट और ये इसका डाटा है, आप इसको एनालाइज कर लीजिएगा। वो इसके बेस पर कुछ अनुमान लगा रहे हैं। वो क्या अनुमान लगा रहे हैं बैठे बैठे, वो अनुमान तुम भी लगा सकते हो। अल्फा पार्टिकल का चार्ज कैसा था, हाँ जी, पॉजिटिव, प्लस का 2 ही हो गया। ये डिटेक्टर वाले लेते हैं यहाँ पर, माइक्रोस्कोप डिटेक्टर आपका ये हो गया। चलो, तो अब वो क्या अनुमान लगा रहे हैं, अनुमान नंबर 1, चूंकि लगभग सारे 99.86% अल्फा पार्टिकल चले गए सीधे, मतलब इस गोल्ड की जो सीट है, जो थिन फॉइल लगाई गई है, इसमें से बहुत जगह कैसी रह गई होगी, खाली रह गई होगी। अधिकतर भाग इस गोल्ड फॉइल कैसा है, एम्प्टी है, जो रुका नहीं, सीधे चला गया। तो मोस्टली पार्ट एटम में कैसा है, खाली पड़ा हुआ है। ठीक है जी। दूसरी बात वो क्या लगा रहे हैं आइडिया, चूंकि
कुछ पार्टिकल्स अपने रास्ते से भटक जा रहे हैं। कैसे हो रहे हैं? वो बेंड हो जा रहे हैं, मुड़ जा रहे हैं। तो इसके बेस पर वो क्या लगा रहे थे? क्योंकि जो अल्फा पार्टिकल का चार्ज भी कैसा है? +2। इसको मोड़ने के लिए भी हमें चार्ज चाहिए प्लस का। प्लस का चार्ज ही प्लस वाले को रिपेल कर सकता है। तो उन्होंने अनुमान लगाया कि जरूर कोई चीज ऐसी है जो यहाँ पर है और पे कैसी है? पॉजिटिव है। तो उन्होंने आइडिया नंबर 2 दिया कि इस एटम के अंदर कोई चीज ऐसी है जो कैसी है? बहुत छोटी है और कैसी है? पॉजिटिव है। समथिंग इज पॉजिटिव, समथिंग विच इज पॉजिटिव इज प्रेजेंट इनसाइड द एटम। दूसरी बात, क्योंकि एक ही अल्फा पार्टिकल कितने में से? 1 मिलियन में से पीछे लौट कर क्या है? तो यहां से क्या अनुमान लगा रहे हो? बहुत छोटा है, यानी 1 मिलियन अल्फा पार्टिकल्स यहां से भेजे अगर उनमें से, तो एक ही जाकर के टकराया जो सामने। ये आपका छोटा सा चीज हो गया। यहां से दंदनादन आ रहे हैं पार्टिकल्स, केवल 1 मिलियन आपने फायरिंग की, उनमें से एक ही कैसी हुई? वापस आई। तो इससे क्या अनुमान लगाया उन्होंने? जो भी चीज है, जो छोटी चीज है, जो कैसी है? प्लस की है, वो कैसी कितनी बड़ी होगी? बहुत छोटी होगी। जो पॉजिटिव वाला पार्ट वो एज्यूम कर रहे थे, वो कैसा है? वेरी वेरी स्मॉल। दूसरी बात, चूंकि ये जो नेचुरल सोर्स आपने लगाया है पार्टिकल का सोर्स, ये सोर्स कैसा है? नेचुरल सोर्स। इसका जो अल्फा पार्टिकल निकल रहा है आपका, इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है, इसका जो है आपका वेरिएशन को तकरीबन 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से तकरीबन 7.7 या 7.8 जो डेटा दिया गया एनसीईआरटी में, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक वेरी कर सकता है। मेगा हम सोचते हैं 10⁶। तो ये इसका है वेरिएशन। जो इस एक्सपेरिमेंट में इस्तेमाल किया गया है, उसकी काइनेटिक एनर्जी है 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितनी है? 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये कुछ डेटा में आपको रखना पड़ेगा। रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में जो ये किया जा रहा है, इसमें जो इस विस्मित रेडियो एक्टिव सोर्स से जो निकल के जा रहे हैं अल्फा पार्टिकल्स, उनकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 5.5। ये बहुत ही ज्यादा एनर्जी का है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 10 की पावर -19 जूल। बहुत छोटी सी एनर्जी है, पर एटॉमिक लेवल पर कैसी है? वो बहुत बड़ी एनर्जी है। अब इतनी भयानक, इतनी भयंकर एनर्जी को वाले अल्फा पार्टिकल को वापस से भेज देना, तो ये कब संभव है? ये रेस्ट में है। कोई चीज बड़ी भयंकर स्पीड से आती है और यहां टकराई और टकरा के वापस लौट गई। अब टकराना मतलब कोलिजन, और ये जो कोलिजन हुआ है कैसा हुआ होगा? आपका हेड ऑन कोलिजन, जस्ट आमने सामने से। इस कोलिजन में ये संभावना बिल्कुल नहीं है कि आपका ये पार्टिकल इससे छूट के गया होगा। हो सकता है कि ये आपका कोई चार्ज कैसा है, और ये जो चार्ज आपका है, एक चार्ज इधर से आपका आ रहा है, वो यहाँ पे जाएगा तो रिपल्सन होना स्टार्ट हो जाएगा। हो सकता है वो कुछ दूर से ही टकरा के वापस लौट जाए। तो ये एक्चुअल कोलिजन नहीं है, परंतु इसको हम कोलिजन बोलेंगे। कोलिजन ही आपका ये भी, जब एक चीज का मोमेंटम में चेंज आ जाए। मोमेंटम में चेंज कब आएगा? या तो चेंज मास हो जाए, या चेंज इन वेलोसिटी हो जाए, या चेंज इन डायरेक्शन हो जाए, तो वहां बोलेंगे हम कोलिजन हो गया। तो इसमें जो यहाँ पे हुआ है कोलिजन, वो आपका कैसा है? हेड ऑन कोलिजन आपका हुआ होगा, जिससे वो कुछ दूर से ही लौट करके जा सकता है। तब सोच के बताइए, ज्यादा एनर्जी वाला पार्टिकल ये है, ये रेस्ट में रखा हुआ पार्टिकल है, एक एटम है, इसने इस खतरनाक एनर्जी वाले अल्फा पार्टिकल को दूर दूर ही क्या कर दिया? ढकेल दिया। तो ये कुछ हैवी होगा कि हल्का सा होगा? हैवी होगा। अब जो अनुमान लगा रहे हैं, कुछ है जो पॉजिटिव है, कुछ है जो बहुत भारी है, इसकी बेस पर ठीक है ना। तो वो जो कुछ जो नाम आ रहा है, उसका नाम रख दिया उन्होंने न्यूक्लियस। ऐसा वही कुछ का नाम क्या है? न्यूक्लियस है।
तो एटम के बारे में यहाँ पे नया नाम जोड़ दिया न्यूक्लियस। तो डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस जो है वो इस एक्सपेरिमेंट की ही उपज है, समझे बात। और इन्होंने एक रफली आइडिया दिया कि न्यूक्लियस की तुलना में एटम का साइज 10,000 से लेकर के 1,00,000 गुना बड़ा होता है एटम का साइज। और इन्होंने एक रफली आइडिया दिया इस एक्सपेरिमेंट से कि जो साइज ऑफ न्यूक्लियस है वो अप्रोक्सीमेटली 10 की पावर -15 मीटर के आसपास का होना चाहिए। जो उसका साइज ऑफ न्यूक्लियस है वो कितना है, किस ऑर्डर का है आपका, इतने मीटर। ये ऑर्डर का क्या चक्कर होता है भाई, आगे तो आप कुछ लगा सकते हो। तुमसे मैंने कहा कि साहब इसका ऑर्डर इतना हो गया 10 की पावर 15, यहाँ पे कर दो, ये 10 कर दो, वही तो मैं कह रहा हूँ। तो कैसे करेंगे, 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर लिखा हुआ डाटा जो है वो 10 से कम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो मर्जी यहाँ पे -15 कर दिया, आगे +15 कर दो खत्म, कैंसिल हुआ, कुछ है ही नहीं न्यूक्लियस। तो यहाँ पे लिखा जाएगा वो कितना होगा, 10 से कम, छोटा होगा। तो मतलब आप लगा सकते हैं 10 फर्मी तक वो जा सकता है। एक 10 की पावर -15 मीटर बराबर क्या बोलते हैं हम, एक फर्मी। फर्मी किसके नाम पर है, एनरिको फर्मी। एनरिको फर्मी के नाम पर दिया गया है फर्मी को, ठीक है जी। तो यहाँ पर ये बात आई कि कुछ चीज है जो बहुत ज्यादा डेंस है, जिसका मास बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा हेवियर है। और अनुमान लगा लिया कि एक काम करते हैं, ये अज्यूम कर लेते हैं कि जो पूरा एटम का मास है वो कहाँ है, न्यूक्लियस में ही, ठीक है जी। तकरीबन 99.9% मास न्यूक्लियस में होता है एटम का। एटम का जो न्यूक्लियस है उसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा है, बहुत ज्यादा डेंसिटी आपकी होती है। तो यहाँ पर 3-4 बातें निकल करके आएंगी। वो बातें क्या क्या है, पहली बात क्या निकल के आई कि एटम में अधिकतर भाग कैसा है, खाली। दूसरी बात, एटम के सेंटर में एक चीज है जो बहुत ज्यादा छोटी है, जिसमें उस एटम का सारा मास सपोज किया गया है, जो कैसा है, पॉजिटिव है और सॉलिड है। अब यहां से जो उन्होंने अभी जो काउंट किया था वो क्या काउंट किया था, किस एंगल पर कितने कितने अल्फा पार्टिकल्स टकरा करके गए थे। तो यहां पर थीटा एज्यूम कर लेते हैं, यहां पर नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर्ड एट एंगल थीटा पर गए। तो एंगल जो बनाएंगे आप 0 से लेकर के 180 डिग्री तक एंगल बना लेंगे आप। अब 20, 40, 60, 80, 100 ऐसे करते करते इनको आप बना लेंगे। ये 20 डिग्री का हो गया, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, यहाँ पे आपका आ जाएगा 180 डिग्री। ठीक, यहां पर हो गए आपके नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर्ड। यहां पे तकरीबन 0 है, यहां पे आपका थोड़ा ऊपर आ जाएगा 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, एक ही हो गया ना, 3, 10 की पावर 4, 10 की पावर 5, 10 की पावर 6, 10 की पावर 7, ये आपके यहाँ पर पार्टिकल्स आ गए। अब जो डेटा उन्होंने रिकॉर्ड किया था उस डेटा के बेस पर वो ग्राफ बना रहे हैं। अब सोचो 0 डिग्री स्कैटर्ड एंगल, इसका मतलब जो सीधे चलेगा कितने गए सीधे, तकरीबन सारे के सारे। तो लगभग सारे के सारे, लेकिन कुछ नहीं गए थे। तो इससे थोड़ा सा आगे से शुरुआत कर लेंगे अब, 0 से थोड़ा सा आगे। सुने बात, वो सब कैसे चले गए, सीधे। अब जैसे जैसे एंगल बढ़ता गया वैसे वैसे आपके पार्टिकल्स भी कम होते गए। 180 डिग्री पे कितने गए थे, 1 मिलियन में 1। और ये कितने मिलियन हो गए, ये 1 है, 1 2 3 4 5 ऐसे।
तो लगातार जैसे जैसे एंगल बढ़ता गया वैसे वैसे पार्टिकल्स कम होते हैं। लगभग सारे कैसे गए? सीधे। वापस कितना नोट क्या आया? 1 मिलियन में से। तो ये जो डेटा है इसको प्लॉट किया गया है, वो कुछ ऐसा ग्राफ आपका मिला। ये थोड़ा सा ऊपर रहेगा 0 से, इसमें आप कहीं कहीं डॉट लगा देंगे, इसका कोई खास में वो नहीं करना है। ये डॉट का निशान है, ये रिकॉर्डेड डेटा के बेस पर लगाया गया है। बराबर, जो डेटा रदरफोर्ड और वीगर मार्क्स ने रिकॉर्ड किया था उसके बेस पर ये डॉट के मार्क लगाए गए हैं। बाकी को उसी बेस के आइडिया पर आपस में कनेक्ट कर दिया गया है। ये एक्सपोनेंशियल ग्राफ नहीं है, ध्यान रहे। ये ग्राफ कैसा नहीं है? एक्सपोनेंशियल ग्राफ नहीं है। ये रदरफोर्ड का जो डेटा कलेक्टेड था उसके बेस पर उन्होंने दिया है। तो कई बार आपसे एग्जाम में ग्राफ पूछता है, तो आप ड्रॉ करके बना देंगे। ठीक, तो वो छोटे से पार्ट का नाम उन्होंने क्या दिया था? न्यूक्लियस। तो डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस का श्रेय आता है रदरफोर्ड के लिए। अब वो क्या सोच रहे हैं कि कोई अल्फा पार्टिकल जो इस न्यूक्लियस पर, ये क्या है? न्यूक्लियस। जिसका न्यूक्लियस है ये गोल्ड का न्यूक्लियस है, इस पर अल्फा पार्टिकल पड़े जा रहे हैं। वो किस एंगल पर स्कैटर्ड होगा? इस स्कैटर्ड के लिए उन्होंने एक अनुमान और लगाया, एक नया टर्म लॉन्च कर दिया जिसका नाम है इंपैक्ट पैरामीटर। इंपैक्ट मींस प्रभाव है। इंपैक्ट पैरामीटर क्या होगा? ये सोर्स है पार्टिकल का, ठीक है। अगर मान लो कोई अल्फा पार्टिकल बिल्कुल इसकी सीध में जा रहा है, बिल्कुल एकदम सटाक से ऐसे, ये वापस आएगा नहीं आएगा? आएगा। ये लौट कर वापस आ जाएगा। इसका एंगल ऑफ स्कैटरिंग कितना होगा? अच्छा जी, अगर ये वाला पार्टिकल जाए तो सकता है ये समझ जाए, हो सकता है नहीं, तो थोड़ा पास से गया तो थोड़ा ज्यादा कर सकते हैं इसको। और ये वाला पार्टिकल कम हो जाएगा, ये वाला पार्टिकल जाए तो कौन सा अल्फा पार्टिकल किस एंगल पर स्कैटर्ड होगा, वो किस बात पर डिपेंड कर रहा है? वो डिपेंड कर रहा है कि वो इस सेंटर वाली लाइन से कितना दूरी पर जा रहा है। वो डिपेंड किस बात कर रहा है? तो इसको थोड़ा पॉज कर देते हैं। हाँ भाई, तो कौन सा अल्फा पार्टिकल किस एंगल पर होगा स्कैटर्ड? देखो, जितना करीब होगा इस न्यूक्लियस के जो करीब है, इसका थीटा कितना जनाब? इसका कुछ होगा ज्यादा, इसका थोड़ा और कम हो गया होगा एंगल, इसका और कम हो गया, इसका तो बिल्कुल कैसा रहेगा? तो कौन सा अल्फा पार्टिकल सेंटर वाली लाइन से जितना दूरी पर जाएगा उसका एंगल ऑफ स्कैटरिंग उतना ही कम होगा। तो इस एंगल ऑफ स्कैटरिंग के लिए पता लगाने के लिए उन्होंने नया नाम दे दिया है इंपैक्ट पैरामीटर, जिसका नाम होता है, सिंबल क्या है? P। इट इज योर इंपैक्ट पैरामीटर। इस इंपैक्ट पैरामीटर का नाम क्या है? ये आपको बताता है कि आपका अल्फा पार्टिकल जो जा रहा है वो उसका वेलोसिटी वेक्टर v, ये इसका है इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर v, उसके जो हेड ऑन वाली लाइन जो है, सेंटर जो वाली लाइन आपकी जा रही है, इस लाइन से कितनी दूरी पर है, इस v का नाम है इंपैक्ट पैरामीटर। इंपैक्ट पैरामीटर इज द शॉर्टेस्ट गैप बिटवीन द इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर ऑफ अल्फा पार्टिकल एंड सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस। सेंटर लाइन है न्यूक्लियस की, उससे इसके जो गैप है v का वो कितना है? मतलब ये अगर आपका न्यूक्लियस है, ये इसका सेंटर को जो मिला रही लाइन वो लाइन हो गई, ये आपका इस अल्फा पार्टिकल का वेलोसिटी वेक्टर है v, इस गैप का नाम क्या है? p। इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर और सेंटर को मिलाने वाली लाइन के बीच का जो परपेंडिकुलर गैप है
इस गैप का नाम क्या दिया गया है? इम्पैक्ट पैरामीटर। आप इसको डायग्राम से भी शो करेंगे एग्जाम में आएगा तो, और ये आपका हो गया न्यूक्लियस हो जाएगा। ठीक, इम्पैक्ट पैरामीटर का फॉर्मूला भी एक दिया गया है, वो हालांकि इसका प्रूफ एनसीईआरटी सिलेबस में से बाहर है, नहीं एनसीईआरटी में नहीं है, तो इसका फॉर्मूला नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो इम्पैक्ट पैरामीटर क्या है? थीटा कितना होगा वो डिपेंड किस बात पे करता है? थीटा मतलब ये थीटा कितना होगा वो डिपेंड किस बात पे करता है? इम्पैक्ट पैरामीटर बी पे डिपेंड करेगा। यहीं से फिर एक एक्सपेरिमेंट आपका और उन्होंने किया था, जो अल्फा पार्टिकल टकरा करके सीधा वापस लौट करके आया था। अब ये अल्फा पार्टिकल आपका है जो यहां तक तो गया था, लेकिन यहां से हो सकता है लौट करके आ गया। ये वाला पार्टिकल यहां तक तो गया, यहां लौट कर वापस आ गया। तो ये अल्फा पार्टिकल इस न्यूक्लियस के कितना करीब तक गया, इसका नाम रख दिया उन्होंने R0 या क्लोजेस्ट अप्रोच। नाम क्या दिया गया इसका? क्लोजेस्ट अप्रोच। इस एक्सपेरिमेंट से आप क्या अनुमान लगा सकते हैं? इससे ये अनुमान लग सकता है कि आपका जो साइज है न्यूक्लियस का वो कितना हो सकता है। ये अल्फा पार्टिकल इस न्यूक्लियस से कितने करीब तक गया होगा, जाकर के वापस से लौट करके आ गया। तो इस एक्सपेरिमेंट से जो क्लोजेस्ट अप्रोच इसका नाम दिया गया है, क्या नाम दिया गया इसका? क्लोजेस्ट अप्रोच। क्लोजेस्ट अप्रोच। इसका क्या योगदान रहा एक्सपेरिमेंट का? साइज ऑफ न्यूक्लियस को पता लगाने में इसने बहुत बड़ा हेल्प की। मैं जितना करीब तक गया, मान लो यहां तक गया, तो इसका अनुमान यह है कि जो साइज है न्यूक्लियस का वो इससे कम ही होगा। कुछ कितना होगा? कम। क्योंकि ये आपका मान लो निकल के आया है सपोज 20 फर्मी फॉर एग्जाम्पल, तो आप कह सकते हैं कि साहब 20 से कम है। फर्मी आ गया तो मतलब एक आपको आइडिया हो जाएगा कि फर्मी में ही आपका न्यूक्लियर रेडियस हो सकता है। अब क्लोजेस्ट अप्रोच का जो एक्सपेरिमेंट है वो देखते हैं। क्लोजेस्ट अप्रोच आपका कितना होता है? ठीक, तो क्लोजेस्ट अप्रोच पता करेंगे। अरे पढ़ लो। हाँ, तो क्लोजेस्ट अप्रोच ये देखो क्या एक्सपेरिमेंट है। अब ये वो पता हो तो रदरफोर्ड ने जो किया था एक्सपेरिमेंट, उस एक्सपेरिमेंट में अल्फा पार्टिकल का एनर्जी था कितना था? 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ध्यान रखना है, उसी से किया जा रहा है सारा एक्सपेरिमेंट। तो ये आपका अगर न्यूक्लियस मान लिया जाए, बड़ा बना दिया गया है, इतना बड़ा होता नहीं है वैसे, है ना। ये है न्यूक्लियस का सेंटर। जैसे एक आपका अल्फा पार्टिकल दंदनाता हुआ आ रहा है ऐसे, इसकी एनर्जी मैंने मान ली है ke या k फॉर्मली, इसको k लिख लेते हैं। अब ये से बहुत दूर है, मतलब इनफिनिट मान सकते हैं, इसके साइज के रेस्पेक्ट में बहुत दूर है। तो अभी इस सिस्टम का कुल एनर्जी कितना है? टोटल एनर्जी, ये रेस्ट में है तो इसके पास एनर्जी कुछ नहीं है, जीरो है। ये बहुत दूर है तो इसके पास अभी फिलहाल कौन सा एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी है k। जब ये इधर आ रहा है और ये गोल्ड का है, सपोज इसका एटॉमिक नंबर है Z, तो इसका चार्ज कितना होगा? प्लस Z। और ये जब आ रहा है तो इसका इंपैक्ट पैरामीटर B मैंने मान लिया है 0। मतलब इसमें क्या होगा? हेड ऑन कोलिजन आपका होगा, ये 180 डिग्री पर वापस आएगा। ये वही वाला पार्टिकल है जो 1 in million था, सोने पर, तो जाकर के वापस लौट करके आया। ये कौन सा वाला पार्टिकल है? वही है। तो यहां तक ये गया होगा,
यहां डॉट पे वापस आ गया। तो जब जा रहा है ये इसका चार्ज कितना है जी 10 का 2, ये इसका चार्ज कैसा है 10 का Z। तो वापस जब आगे जाएगा तो क्या इसकी स्पीड घटेगी या बढ़ेगी? घटेगी। यहाँ पर जाकर स्पीड क्या हुई होगी 0, वापस से बाउंस बैक आएगा। ये कोलिजन कौन सा मान लेंगे आप? हेड ऑन कोलिजन। कैसा है? तो इस गैप का नाम मैंने मान लिया है सपोज R0। ये इस अल्फा पार्टिकल का वो डिस्टेंस है जो इस न्यूक्लियस सेंटर से जितने पास तक पहुंच गया। तो क्लोजेस्ट डिस्टेंस आपका ये कह रहे हैं, तो क्लोजेस्ट अप्रोच इसका नाम रखा गया है कि अल्फा पार्टिकल इसके कितने करीब तक पहुंच गया होगा। ज्यादा एनर्जी का नहीं लिया हमने, पता चला कि ये इस पे टकरा के इसको बाहर कर देता, वो जो गोल्ड फॉइल की वही छिलनी हो जाए। हाँ भाई जब बम्बार्डमेंट करेंगे तो उसमें इफेक्ट आ सकता है। तो ये नेचुरल वाला जो सीन है वो है। अब जब ये पार्टिकल यहाँ पे जाएगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज आएगा। और दादा आइंस्टीन क्या कह गए? एनर्जी ऑलवेज कैसी होती है? कंजर्व रहती है। एक प्रकार की एनर्जी में आने वाला लॉस अदर प्रकार की एनर्जी में आने वाली बढ़ोतरी के बराबर होता है। लॉस इन वन काइंड ऑफ एनर्जी बराबर गेन इन अदर काइंड ऑफ एनर्जी। ये सिस्टम का इसका नाम क्या है? प्रिंसिपल इस कौन सा है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यदि आप अप्लाई करें, अप्लाई करते हैं आप यहाँ पर अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो इनिशियल टोटल एनर्जी बराबर फाइनल टोटल एनर्जी। चलो टोटल एनर्जी इनिशियल, टोटल एनर्जी फाइनल। तो पहले कितनी एनर्जी होगी? अल्फा पार्टिकल के पास कुछ एनर्जी है आपकी के है, इसके पास कोई एनर्जी नहीं। बाद में यहां पर जब गया था तो अल्फा पार्टिकल भी कुछ समय के लिए, कुछ क्षण के लिए रेस्ट में आ गया। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई? 0। ये भी क्या इसकी रेस्ट में रहे तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 0। तो इधर कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं है, तो भैया काइनेटिक एनर्जी का मतलब 0 प्लस Pe पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। यदि एक चार्ज पार्टिकल Q1 है, एक चार्ज पार्टिकल Q2 है, बीच में आपका डिस्टेंस R है, तो इस सिस्टम का P कितना होगा? K Q1 Q2 बटे R। ये K कौन सा है? 1/4 तो इधर जाने पर काइनेटिक एनर्जी 0 प्लस P कितना हो गया? बोलो 1/4 इंटू Q1 आपका Q1 इंटू Q2 Z अपॉन R स्क्वायर। क्या एनर्जी है? यहां से R0 की वैल्यू निकाल लेंगे हम, बराबर इसका वैल्यू कितना होता है? 9 की पावर इंटू Z2 इंटू ये Z है, ये 2 है, इंटू E स्क्वायर बाई K। इसमें जो Z है इसकी वैल्यू फॉर गोल्ड कितनी है? 79। ठीक, तो ये K की वैल्यू आप पुट करेंगे 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जिससे वो आया था। ठीक, तो इसको सॉल्व करेंगे आप, तो Z की वैल्यू पुट करेंगे आप 79, ये 2 हो गया, E का वैल्यू पता है आपको, ये सारा आपको पता चलेगा। ये आंसर आपका निकल करके आएगा फर्मी में। कितना आ रहा है? फटाफट सॉल्व करो इसको, बढ़ावा करो उसके थोड़ा। चलो देखो, इधर देखो बच्चा, ये लगा रहे हो आप। अब यहाँ पे क्या ले रहे हो? 5.5। ये एनर्जी कौन सी है जो यूज की गई थी? अच्छा, इसकी मैक्सिमम एनर्जी कितनी हो सकती है? 7.7 के आसपास, वो ये लास्ट है ना। ये अल्फा पार्टिकल इसके सबसे करीब कब पहुंचेगा? जब वो इसकी एनर्जी क्या हो? 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, तो क्लोजेस्ट की बात करेंगे तो इसको आप कर दें 7.0
7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर Z को Z रखा जाए, Z को Z रखें तो इसको पूरा सॉल्व करोगे आप। ये सॉल्व करने के बाद आपका आएगा निकल करके 3.84 इंटू 10 की पावर 3.84 इंटू 10 की पावर माइनस 16 इंटू Z मीटर। इसमें Z को Z रखा गया है, यानी कि वो ये कर दिया गया है, जनरल कर दिया है। ये गोल्ड का ना होकर के सिल्वर का भी हो सकता था, तो सिल्वर का पुट कर देंगे इसमें। इससे प्रूव होता है कि रदरफोर्ड ने वो एक्सपेरिमेंट गोल्ड पर तो किया ही था, अदर एलिमेंट की फॉइल पर भी किया होगा, सिल्वर का भी लगाया होगा। तो सबके देखा तो Z पुट कर देंगे इसमें आप 79, 80 पुट करेंगे तो तकरीबन ये निकल के और आ जाएगा। 80 दिया कितना हो जाएगा 240, 2.4, ये थोड़ा उठ जाएगा आपका। ठीक है, यहां से जो निकल करके आ रहा है आउटपुट, वो क्या बता रहा है आपको? ये क्या चीज है? R0, मतलब ये गैप। ये गैप कितना है? कितना अप्रोक्सीमेट है? 3.84 इसकी पावर। इसमें Z इनपुट करना पड़ेगा आपको, कर देंगे गोल्ड के लिए। फॉर गोल्ड Z बराबर 79। तो यहां से जो आइडिया आया है कि ये डिस्टेंस है वो फर्मी में आपको मिल जाएगी आपको। तो रेडियस इसका जो होगा Rn, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, वो इस डिस्टेंस छोटा होगा बड़ा होगा? छोटा होगा। तो यहां से रेडियस ऑफ न्यूक्लियस के बारे में एक आइडिया हमको लग गया। कितना है? 10 की पावर माइनस 15 के ऑर्डर में आपको यहां से मिल जाएगी। तो यहां से तुमने क्या देखा है कि क्लोजेस्ट अप्रोच कितनी होगी, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस कितनी होगी, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट क्या था, उसके आउटपुट्स क्या थे, और उसका ग्राफ जो हमने किया था, पता किया है वो ग्राफ कैसा था। सारी बातें कवर हुई है आज। चलो थैंक यू।